नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज की क्लास में हम पूरा ब्याज को समझेंगे कि ब्याज का क्या मतलब है, मूलधन, मिश्रधन, ये सब जो टर्म्स होती हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि ब्याज के जो प्रकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो नॉर्मली जो बेसिक होता है, आज सारी बेसिक बातें देखेंगे। ब्याज में क्या कुछ हम पढ़ते हैं, क्या कुछ, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कुछ समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती है, दोनों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट टॉपिक, ब्याज यानी अर्थमेटिक का एक टॉपिक है ब्याज। और एक टॉपिक से दो टॉपिक बनते हैं, एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों को समझेंगे, क्या होता है साधारण ब्याज और क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं होती है। तो क्लास 1 पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्याज में क्या कुछ हम टर्म देखते हैं, वो देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो मूलधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। मूलधन यानी कि वह धन जो हम किसी को उधार देते हैं। मूलधन यानी शब्द से पता लग रहा है मूलधन, जो वह धन जो हम किसी को देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो ब्याज है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ब्याज, जिस धन को हम किसी को सेकंड पर्सन को दे रहे हैं, तो बदले में वापसी में हम उससे मूलधन के जो अतिरिक्त राशि लेते हैं वो ब्याज कहलाती है। यानी कि मूलधन हमने कुछ अमाउंट दी किसी को, कुछ किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमने कुछ वर्षों के लिए, कुछ टाइम के लिए हमने किसी को कोई धन दिया, मूलधन दिया, तो वापसी में हम उस धन के बदले में कुछ अलग राशि, एक्स्ट्रा राशि भी लेते हैं, कुछ हम अतिरिक्त धन भी लेते हैं। उस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं, ताकि हमें कुछ बेनिफिट हो कि हमने कोई धन दिया किसी को, तो ताकि हमें कुछ बेनिफिट हो, कुछ प्रॉफिट हो, तो उसलिए कुछ अतिरिक्त धन भी लेते हैं, उसे ब्याज कहते हैं, ठीक है। ब्याज यानी इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट है ना, वो दो टाइप से लिया जाता है, एक तो साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद समझेंगे उसके बारे में। उससे पहले देखते हैं कि एक और टर्म है मिश्रधन यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। मिश्रधन का क्या मतलब है, जैसे कि इसके शब्द से ही अर्थ निकल रहा है, मिश्रधन यानी मिश्रित धन। मिश्रित धन का मतलब है कि हमने किसी को कुछ रुपए दिए, तो वो तो हो गया मूलधन, बदले वापसी में हम इस मूलधन के साथ में कुछ अतिरिक्त धन भी ले रहे हैं, तो वापसी में जो हम ले रहे हैं उसको मिश्रित धन बोलते हैं, यानी मिश्रधन बोलते हैं, यानी कि अमाउंट। तो कहने मतलब मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्रधन। क्लियर है कि अपने किसी को कुछ धन देते हैं वो मूलधन कहलाता है, तो बदले में हम जो मूलधन और ब्याज भी लेते हैं साथ में, वह मिश्रधन कहलाता है। तो ये होता है मिश्रधन। तो इससे बात भी श्योर है कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्रधन। यानी हम किसी को धन दे रहे हैं और बदले में धन के साथ में अतिरिक्त धन भी ले रहे हैं कुछ, वो ब्याज कहलाता है। तो ये दोनों जो साथ में मिलते हैं तो कहते हैं मिश्रधन, कि हम किसी को मूलधन देते हैं और वापसी में हम मिश्रधन लेते हैं। तो यानी कि एक फॉर्मूला ही बन गया कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। तो ये रटना नहीं है, थोड़ा ध्यान में रखना है बस, कि हमने किसी को धन दिया, वो मूलधन, वापसी में हमने धन प्लस ब्याज दोनों चीज ली, तो वो मिश्रधन। जैसा कि नाम से श्योर है, मिश्रित धन यानी मिश्रधन। तो अब देखते हैं कि ब्याज दो टाइप से कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं होती हैं। जैसे कि ब्याज है जो, ये दो टाइप का होता है। एक होता है कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और सेकंड होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता साधारण ब्याज, एक होता चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इनमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं होती है वो देखते हैं हम। साधारण ब्याज यानी कि हमने किसी को मूलधन दिया,
कुछ समय के लिए दिया और कुछ ब्याज दर पर दिया, कोई पर दिया, तो वो जो कैलकुलेशन होती है वो साधारण ब्याज होगी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो हम मूलधन देते हैं बाद में प्रथम वर्ष तो मूलधन पर ही ब्याज लगता है, जो सेकंड द्वितीय वर्ष होता है ना तब मूलधन पर ब्याज न लग के मिश्र धन पर ब्याज लगता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज पर जो ब्याज की गणना की जाती है उससे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। नाम से भी क्लियर है, चक्रवृद्धि यानी समय चक्र के पश्चात ब्याज के अंदर वृद्धि होती रहती है। तो पता लग रहा है कि यहाँ ब्याज की वृद्धि हो रही है और यहाँ ब्याज समान रहता है। तो समानता तो इसमें यह है कि जो प्रत्येक वर्ष जो ब्याज है ना, प्रत्येक वर्ष ब्याज समान रहता है साधारण ब्याज में, तो प्रत्येक वर्ष समान ब्याज। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज बढ़ता रहता है, प्रत्येक वर्ष ब्याज में वृद्धि। सेकंड देखते हैं कि एक समानता भी है इसमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि जो प्रथम वर्ष का ब्याज होता है ना वो दोनों में समान रहता है, कि प्रथम वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा ना वही प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सेम होगा दोनों का, कि यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष दोनों समान होते हैं क्योंकि दोनों ही मूलधन पर गणना होती है दोनों की। सेकंड वर्ष में क्या होता है साधारण ब्याज में तो मूलधन पर ही गणना की जाती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मिश्र धन पर गणना की जाती है, इसलिए ब्याज बढ़ जाता है। तो प्रथम वर्ष तो समान नहीं रहता क्योंकि प्रथम वर्ष तो मूलधन पर ही ब्याज की गणना होती है, लेकिन द्वितीय वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मिश्र धन पर गणना की जाती है। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं हम कि प्रथम वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। एक और बात देखते हैं इसमें, साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर की जाती है, गणना मूलधन पर, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना इसकी गणना मिश्र धन पर की जाती है। प्रथम वर्ष तो मूलधन पर ही होगी क्योंकि मिश्र धन थोड़े होता है, प्रथम वर्ष में हमने किसी को 10,000 रुपए दिए तो उस 10,000 पर गणना होती है, लेकिन द्वितीय वर्ष में क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर की गणना जो है वो सेकंड वर्ष जो ब्याज भी बन जाएगा ना उस ब्याज प्लस मूलधन उन दोनों को मिलाकर जो गणना होगी, जो मिश्र धन है उस मिश्र धन पर ब्याज काउंट किया जाएगा। तो कहने मतलब गणना जो है वो मिश्र धन पर होती है, मिश्र धन पर। प्रथम वर्ष मूलधन पर, इसलिए तो प्रथम वर्ष मूलधन पर, इसका मतलब यही तो है ना कि प्रथम वर्ष सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, यानी प्रथम वर्ष साधारण ब्याज प्रथम वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है क्योंकि दोनों की गणना जो है मूलधन पर की जाती है, लेकिन द्वितीय वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मिश्र धन पर की जाती है, इसलिए आगे ब्याज बदलता भी रहता है, ब्याज बढ़ता भी रहता है, ब्याज में वृद्धि होती रहती है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो बातें लिखी हैं ये जो नोट्स एक तरह शॉर्ट टाइप नोट्स हैं, लेकिन जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब बातें समझ आएंगी, सब अप्लाई होगी कि किस तरह से ब्याज बढ़ रहा है या किस तरह से प्रथम वर्ष समान है, किस वर्ष किस तरह से बदल रहा है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं इस बात को। जैसे कि मैं कहता हूं कि 1,000 रुपये है, मूलधन 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये का 10% की दर से, यानी कि ब्याज की जो दर है वो 10% की दर से एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा तो 1,100 रुपये। और यदि हम एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी देखें 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज भी देखें तो ये भी सेम होगा 1,100 रुपये। तो ये बात जो मैंने लिखी थी कि प्रथम वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो प्रथम वर्ष तो बराबर ही होते हैं, और सेकंड वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में वृद्धि हो जाएगी लेकिन साधारण ब्याज सेम ही चलेगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान ही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो प्रत्येक वर्ष बढ़ता रहेगा, चेंज होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और एक और बात कि साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर की जाती है। अब द्वितीय वर्ष की गणना करेंगे तो भी मूलधन पर होगी, तृतीय वर्ष की गणना करें तो भी मूलधन पर ही होगी, यानी 1,000 रुपये पर ही होगी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, प्रथम वर्ष की गणना मूलधन पर होती है
द्वितीय वर्ष की गणना करेंगे तो मिश्र धन पर होगी। ये भी मिश्र धन हो गया, यानी कि 1000 × 110/100, तो 100 रुपये ब्याज मिला के 1000 रुपये मूलधन था, 100,000 यानी 1100 रुपये मिश्र धन हो गया। अब ये इसकी जो गणना है नेक्स्ट ईयर की द्वितीय वर्ष की, वो 1100 पर होगी, यानी मिश्र धन पर होगी। तो इस वजह से ये ब्याज बढ़ता रहता है, हर वर्ष बढ़ता रहेगा। जैसे कि अभी आ गया 1210 रुपये आ गया, ठीक है। अब तृतीय वर्ष की गणना करें तो 1210 पर होगी, तो यह आएगा 1331, यानी हर वर्ष बढ़ती रहेगी। और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हमेशा मिश्र धन पर की जाती है। जैसे कि 1100 मिश्र धन था तो इस पर गणना की गई, 1210 मिश्र धन था तो इस पर गणना की गई। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें हमेशा 1000 पर ही यानी मूलधन पर ही गणना की जाती है। अब जैसे द्वितीय वर्ष का ब्याज निकालना है तो 1000 × 110/100, यानी कि 20 से 20 कैंसिल, 1100 रुपये, हमेशा 1100 रुपये ही आएगा। अब नेक्स्ट ईयर की गणना करेंगे तृतीय वर्ष की तो भी सेम ही आएगा, जैसे 20 से 20 कैंसिल बराबर 1100 रुपये। तो जो बातें शुरू में लिखी थी एक बार वापस इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएंगी। वो बात ये थी कि प्रथम वर्ष हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान रहता है। तो देख लीजिए ये प्रथम वर्ष क्या है, ये प्रथम वर्ष क्या है, ये द्वितीय वर्ष क्या है, और ये तृतीय वर्ष का है। तो जो बातें मैंने आपको बताई थी वो सारी अप्लाई हो जाएंगी इसमें। कि मैंने बताया था कि प्रथम वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं, तो देख लीजिए 1100 रुपये और 1100 रुपये, प्रथम वर्ष हमेशा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं। सेकंड बात, साधारण ब्याज की जो गणना है हमेशा मूलधन पर की जाती है। ये 1100 रुपये 1000 रुपये मूलधन था तो हमेशा 1000 पर ही गणना हुई, तो साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर की जाती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में प्रथम वर्ष तो मूलधन पर की जाती है, उसके पश्चात द्वितीय तृतीय चतुर्थ हर प्रत्येक साल जो है गणना हमेशा मिश्र धन पर की जाती है। जैसे 1100 मिश्र धन आ गया तो 1100 पर गणना की गई, 1210 मिश्र धन आया तो 1210 पर की गई। तो इस तरह से है, जो शुरू में जो बातें बताई थी वो सारी अप्लाई होती है इसके अंदर, कि प्रथम वर्ष का ब्याज हमेशा समान रहता है और साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मिश्र धन पर की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि मूलधन, मिश्र धन और ब्याज के कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसी को जो धन देते हैं, मूलधन जो देते हैं वो मूलधन कहलाता है। जैसे अपने 1000 रुपये किसी को दिए और 10% ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए जो ब्याज बना वो बना 100 रुपये, 100 रुपये ब्याज बना तो 1000 + 100 यानी 1100 रुपये, ये होगा मिश्र धन। अब ये अमाउंट है यानी मिश्र धन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो इस मिश्र धन पर ही गणना होगी, हमेशा 1210 आया तो 1210 पर गणना हुई। लेकिन साधारण ब्याज में हमेशा मिश्र अपने मूलधन पर ही गणना की जाती है, 1000 रुपये के ऊपर। तो आप पहले तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं कि इनके सूत्र क्या होते हैं, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। ये तो सिर्फ आपको मैंने नॉर्मली बताया कि क्या समानताएं हैं इन दोनों में और क्या असमानताएं हैं, और गणना किस प्रकार की जाती है वो अपने आप देखेंगे। तो 2-3 टर्मिनोलॉजी जो मैंने पहले बताई थी, यानी कि मूलधन, ब्याज और मिश्र धन, ये क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से कि जो हम किसी को धन देते हैं, जब किसी को उधार किसी को कुछ धन देते हैं तो वो मूलधन कहलाता है, और वापसी में वो मूलधन के अतिरिक्त कुछ अमाउंट देता है वो ब्याज कहलाती है। और ये दोनों मिलाकर जब हम किसी को मूलधन देंगे तो अगला पर्सन, नेक्स्ट पर्सन हमें वो जो अमाउंट देगा वो मिश्र धन कहलाएगी, यानी कि दोनों मिला के देगा। वो सिर्फ मूलधन थोड़ी देगा, मूलधन अपना दिया है, ब्याज भी तो अपने लेंगे, तो मूलधन प्लस दोनों ब्याज को मिलाकर हमसे जो अमाउंट लेते हैं वो मिश्र धन कहलाती है, ये अमाउंट कहलाते हैं मिश्र धन। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी तो ये होगी। उसके बाद में जो ब्याज की गणना की जाती है तो इसमें 3 बातें ध्यान में रखी जाती हैं। पहला तो मूलधन, कि हमने उसको कितने रुपए दिए हैं। फर्स्ट तो मूलधन की हमने उसको कितने रुपए दिए हैं। सेकंड कि हमने किस ब्याज की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर, कि हमने ब्याज की दर क्या रखी है, किस दर पर दी है, 5%, 10%, 15% या 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और थर्ड बात होती है कि हमने उसे कितने समय के लिए दी है, यानी कि 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए, यानी कि समय।
तो तीन बातें होती है, यही सेम बातें तीन बातें इसमें भी होती हैं कि हमने कितना मूलधन दिया है यानी कितने रुपए दिए हैं और किस ब्याज दर से दिए हैं और कितने समय के लिए दिए हैं। तो इन तीन चीजों पर ये डिपेंड करता है, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, इनमें इन तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। इसके हिसाब से हम सूत्र अभी चर्चा करेंगे। सूत्र के द्वारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय यानी कि टाइम, कितने वर्ष के लिए दी जाती है, 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, इनको समझने के बाद में ही हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। मूलधन जो हम किसी को धन देते हैं और वापसी में हम मूलधन प्लस ब्याज लेते हैं, कुछ अतिरिक्त धन भी लेते हैं, वो ब्याज कहलाता है। मूलधन और ब्याज दोनों लेते हैं तो वो मिश्र धन कहलाता है, ठीक है। और ब्याज की गणना करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है कि मूलधन कितने रुपए दिए हैं और किस ब्याज दर से दिए हैं और कितने समय के लिए दिए हैं। तो ये तीन बातें ध्यान में रखनी होती हैं। अब हम फॉर्मूला पर चर्चा कर लेते हैं इनके, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूं उसको मैं, सिंपल इंटरेस्ट, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसको सिंपल इंटरेस्ट की गणना करने के लिए सूत्र होता है मूलधन गुणा ब्याज दर गुणा समय अपॉन 100, या इसको इंग्लिश के शॉर्ट टर्म्स में लिख सकते हैं SI इज इक्वल टू मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का यानी P, ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट दर यानी कि R, और मल्टीप्लाई समय यानी कि टाइम यानी T, और बाय 100। तो SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, PRT बाय 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र है कि साधारण ब्याज की गणना करनी हो तो मूलधन गुणा ब्याज दर गुणा समय बटे 100। तो ये तो साधारण ब्याज को ज्ञात करने का सूत्र है। और इस सूत्र में एक बात और भी देखने की है, कई बार हमें क्या होता है, जैसे कि इसमें 4 चर राशि हैं, एक तो SI, एक मूलधन, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक समय। तो यानी हमें ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने मिलेंगे, हमें कोई भी 3 टर्म्स हमें दी होंगी और एक हमसे पूछी गई होगी। यानी कि हमें अगर मूलधन ब्याज और दर, मूलधन दर और समय 3 चीजें दी गई हैं और हमें ब्याज की गणना करनी है तो ये सूत्र लगेगा। यदि हमें ब्याज दर समय और ब्याज दिया गया है लेकिन मूलधन हमसे पूछा गया कि मूलधन क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करना पड़ेगा हमें। ये 100 जो अपॉन में है, डिवाइड में है, वो इस गुणा में चला जाएगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय है ना, वो जो यहाँ पर गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। इस तरह से ये 3 से 4 सूत्र बनते हैं। तो उनको रटने की जरूरत नहीं है, उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ आप एक ही सूत्र याद रखिए और जो हमें गिवन है वो इसमें आप रख दीजिए, उसके बाद में सोल्व आउट कर लीजिए पक्षांतरण या वज्र गुणा करके। जैसे इसके जो फॉर्मूला बनते हैं 2-3 वो बता देता हूँ आपको, लेकिन वो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, खुद ही जिस समय क्वेश्चन पूछा जाए तो खुद ही मॉडिफाई करने हैं। सिर्फ फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। जैसे कि ऐसा ही पूछा गया था तो ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। यदि आपको मूलधन दिया गया है, मूलधन पूछा गया है और ब्याज दिया गया हो, उस केस में हम क्या करेंगे, तो SI मल्टीप्लाई 100 सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। सेकंड है, यदि हमसे ब्याज दर पूछी गई हो और हमें ये 3 टर्म्स गिवन हो, उस केस में क्या करेंगे, वही SI मल्टीप्लाई 100 SI मल्टीप्लाई 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, तो मूलधन और समय को डिवाइड में ले जाएंगे, यानी P मल्टीप्लाई T डिवाइड में चला जाएगा। और थर्ड हमसे यदि टाइम पूछा गया हो, यदि हमें समय पूछा गया हो, तो इस केस में क्या करेंगे, SI मल्टीप्लाई 100 SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, इस पर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो इसको इधर रहने दीजिए। जो मूलधन यानी प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मल्टीप्लाई में, ये अपॉन में आ जाएगा यानी डिवाइड में आ जाएगा, P मल्टीप्लाई R। तो यदि आप ये तीनों याद करते हैं तो आप कंफ्यूज होंगे, 100% कंफ्यूज होंगे। इसलिए आप इनको याद नहीं करके सिर्फ एक ही सूत्र को याद कीजिए, इसी से ये मॉडिफाइड होकर ये आते हैं। जो हम
एक सूत्र याद रखिए, जो हमें गिवन है वो आप इसमें पुट कर दीजिए और जो आपसे पूछा गया है उसे फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये बेस्ट है, एक ही सूत्र याद कीजिए, SI इक्वल टू PRT/100। इन सबको याद ना करें, फिर भी आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये साधारण ब्याज के फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र भी देख लेते हैं। और वैसे ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, साधारण ब्याज अलग चैप्टर है और चक्रवृद्धि ब्याज अलग चैप्टर है। तो एक बार हम पहले साधारण ब्याज चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ही चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन आज सिर्फ एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 पावर टाइम माइनस मूलधन। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है और जो इसके ऊपर क्वेश्चन है या जो ये चैप्टर है ये अपने पहले साधारण ब्याज कंप्लीट करने के बाद में ही शुरू करेंगे। और इसमें एक दो बातें और बता देता हूं मैं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 और पावर T और माइनस P यानी मूलधन प्रिंसिपल। तो जैसे कि हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि हमने कोई धन दिया, उस धन के साथ में हम कुछ अतिरिक्त धन भी लेते हैं यानी ब्याज भी लेते हैं, तो वो मिश्र धन कहलाता है। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि मिश्र धन। तो ये जो माइनस P है इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूं पक्षांतरण करके, तो ये माइनस का P इधर आकर प्लस का P हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 और पावर T। जो ये माइनस P था इसको पक्षांतरण करके मैं इधर बराबर के लेफ्ट साइड में ले आया तो ये प्लस P हो गया। तो देखिए मूलधन प्लस ब्याज यानी कि P मतलब मूलधन और इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, तो ये दोनों जो साथ में होते हैं, जो मूलधन प्लस ब्याज कहते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज, तो ये मिश्र धन कहलाता है यानी कि अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट हो जाएगी P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर T। तो फॉर्मूला वैसे ज्यादातर आपको यही मिलेगा कि अमाउंट बराबर दिस, लेकिन आपको जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी हो तो आप क्या करेंगे, इसमें से मूलधन को घटा देंगे। देखिए नॉर्मल सी बात है, आपके पास अमाउंट फाइंड आउट हो गई, आपको मिश्र धन पता लग गया क्या है। यदि आप उसमें से ब्याज को घटा देंगे तो आपके मूलधन आ जाएगा, और यदि आप इसमें मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे ये इक्वेशन लिखी है मैंने, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन है। पक्षांतरण करके कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें मूलधन फाइंड आउट करना है, यदि हमें ब्याज और मिश्र धन दिए गए हैं तो ये जो प्लस का ब्याज है उधर जाकर माइनस का ब्याज हो जाएगा, तो ये मिश्र धन माइनस ब्याज हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज। वैसे नॉर्मली आप सपोज करके भी देखिए कि हमने किसी को धन दिए है, ठीक है, वापसी में हम उसे धन भी ले रहे हैं वो प्लस ब्याज भी ले रहे हैं, तो वो मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, जैसे मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। तो यदि हमें मूलधन की गणना करनी है तो मिश्र धन में से यदि ब्याज घटा देंगे तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा, यदि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यही बात इसमें है, यहाँ पर हमें मिश्र धन पता है। यदि आप इसमें से ब्याज फाइंड आउट करना यानी मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तो यही किया गया था यहाँ पर कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। गौर से देखिए यहाँ पर यही किया गया था, इंटरेस्ट यानी ब्याज बराबर, और ये जो अमाउंट है ये देखिए मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देख लीजिए आप, यही किया गया था यहाँ पर भी कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन, और ये अमाउंट है, देख लीजिए अमाउंट मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों चैप्टर्स को हम कंसेप्ट से करेंगे, बिल्कुल भी कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे। सिर्फ एक तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा,
फॉर्मूला के तो आम जीवन में पता भी है कि किसी को रुपए दिए मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता है, और सेकंड ये यूज करूंगा सिंपल इंटरेस्ट में तो, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। सिर्फ इस 3 फॉर्मूला से हम इन 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे। पहले नोट कर लीजिए आप ये। तो चलो अब हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज टॉपिक शुरू करते हैं। साधारण ब्याज पूरे टॉपिक को हम बाय कंसेप्ट करेंगे, इसी फॉर्मूले के साथ करेंगे, कोई भी ट्रिक यूज नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूले के साथ करते रहेंगे। एक फॉर्मूला और भी यूज करेंगे कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। ये बात भी ध्यान रखनी है कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 500 रुपए की राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 500 रुपए की राशि का यानी कि हमें मूलधन दिया गया है 500 रुपए, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया मूलधन 500 रुपए दिया गया है, मूलधन है 500 रुपए। उसके बाद में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज याद करना है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 5%। आर यानी कि ब्याज दर, ब्याज की जो दर है वो है 5%, ठीक है। उसके बाद में 5 वर्ष का यानी कि हमें समय दिया गया है टी यानी समय 5 वर्ष। तो बस हमें साधारण ब्याज याद करना है। तो आपको ये सूत्र बताया था, इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम। तो SI हमें फाइंड आउट करना है। तो SI इज इक्वल टू P यानी मूलधन कितना दिया गया है 500 रुपये, 500 मल्टीप्लाई R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है 5%। ये जो परसेंट रहता है ये बटे में 100 ऑलरेडी लगाया होता है, बस वही 100 होता है ये। और मल्टीप्लाई समय यानी T यानी टाइम यानी 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बाय 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल इज इक्वल टू आएगा 125। SI इज इक्वल टू 125 रुपये। यही हमारा आंसर, हमसे यही पूछा गया था कि 500 रुपये की राशि का यानी मूलधन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5 वर्ष का यानी कि टाइम समय साधारण ब्याज याद करना था, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। तो ये 125 रुपये हो गया। यदि हमसे यहाँ पर साधारण ब्याज की जगह मिश्र धन पूछ लिया गया होता तो क्या करते, साधारण ब्याज की गणना तो हमें करनी ही होती, उसके बाद में हम इसका यूज करते कि यानी कि हमें मूलधन पता है, मूलधन कितना है 500 रुपये, मूलधन हो गया 500 रुपये प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया 125 रुपये। तो 500 प्लस 125 यानी कि 625। यदि हमसे मिश्र धन पूछ लिया जाता कि मिश्र धन बताइए तो क्या करते, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 500 रुपये और प्लस ब्याज, ब्याज हमने फाइंड आउट किया अभी 125 रुपये यानी कि 625 रुपये हो जाएगा। एक बात और आपको बताने लायक है इसमें कि क्वेश्चन में यदि ऐसी लैंग्वेज दी हो कि इतने रुपए हो जाएगी या इतने रुपए हो जाती है, तो वो जो अमाउंट लिखी होती है यानी कि वो मिश्र धन होता है। यानी कि इसमें यदि क्वेश्चन दिया था कि 625 रुपये हो जाएगी, जो राशि है 625 रुपये हो जाएगी, यानी कि उस टाइम आप समझ लीजिए वो आपको मिश्र धन दिया गया है। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं सारी जो वैल्यूज है ये सेम लूंगा, क्वेश्चन का जो रूप है थोड़ा बदल लूंगा मैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 500 रुपए की राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपये हो जाएगी। 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपये हो जाएगी। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हो जाएगी या हो जाती लैंग्वेज आपको मिले तो समझ लीजिएगा आपको अमाउंट दी गई है, यानी कि आपको क्या दी गई है, मिश्र धन दिया गया है और 500 रुपये की राशि है, तो यानी कि ये आपके पास हो गया प्रिंसिपल, मूलधन हो गया। और
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितनी है 5%, और किधर से कितने समय में, यानी आपसे पूछा गया कि टाइम बताइए कितने समय के अंदर कि ब्याज जो है आपको दिया गया अमाउंट यानी मिश्रित इतना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब नॉर्मल सी बात है कि 625 में 500 घटाएंगे यानी 125 रुपये ब्याज होगा, यानी कि 125 रुपये ब्याज उसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे जो भी देखा था हमने, SI बराबर PRT/100। तो इसी एक और फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज बराबर अमाउंट। तो आपको अमाउंट दी गई है और आपको मूलधन भी दिया गया है। आपको अमाउंट दी गई है 625 रुपये और आपको मूलधन दिया गया है 500 रुपये प्लस इंटरेस्ट। तो आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो 500 से प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी 625 माइनस 500, यानी आप कितना ही जो इंटरेस्ट कितना आ गया 125 रुपये। तो आपको इस फॉर्मूला की सहायता, आपको इस फॉर्मूला का यूज लेना है। तो SI हमने फाइंड आउट कर लिया अब 125 रुपये कि आपको ये चार जो वेरिएबल्स है इनमें से कोई भी 3 वेरिएबल्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कैसे न कैसे दिए होंगे और आपसे एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी गई होगी। तो आपको इसी फॉर्मूला मान रखकर पुट कर आपको फाइंड आउट करना है। देखते हैं किस प्रकार कि आपको SI अपने फाइंड आउट कर लिया 125 रुपये, तो मैंने SI लिख दिया बराबर SI बराबर मूलधन आपके पास 500 रुपये है, 500 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर कितनी है 5%, मल्टीप्लाई टाइम समय आपसे पूछा गया है तो मल्टीप्लाई T ही लिख दीजिए, आपको पता नहीं है समय ज्ञात करना है आपको, और बटे में 100 दिया गया है, फॉर्मूले के अंदर बटे में क्या है 100 है। तो इसे सोल्व आउट करते हैं, वज्र गुणा करेंगे इसमें हम, जो 100 डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो 500 और 5 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। कैसे देखते हैं, तो 125 मल्टीप्लाई 100, 125 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 5, 500 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू T। तो इस कैलकुलेशन सोल्व करते ही हमारे पास टाइम आ जाएगा। सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 25 5 125 और 5 एकम 5 5 5 25, यानी कि T बराबर हो गया 5 वर्ष। और यही हमसे पूछा गया था कि कितने समय में 625 रुपये हो जाएगी यानी अमाउंट, और अमाउंट दी गई है, हमें मूलधन पता है कि हमने किसी को 500 रुपये दिए थे, वापसी में 625 रुपये मिल रहे हैं, तो यानी उसने ब्याज कितना दिया आपको 125 रुपये ब्याज दिया उसने आपको। तो ब्याज हमें पता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, और मूलधन हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इस प्रोसीजर से टाइम को फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से आपको कुछ भी दिया जाए, यदि आपको टाइम भी दे दिया जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ली जाए, तो आप यहाँ T की जगह 5 रख देंगे, आपको टाइम दे दिया गया 5 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ गई है, तो आप यहाँ R कोट कर देंगे, बाद में R की वैल्यू सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको दिया वो एक बार लिख लीजिए कि आपको P दिया गया है 500, अमाउंट दी गई है 625 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है आपको 5%। तो आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले ही ध्यान में रखने हैं, इन 2 फॉर्मूलों को याद रख के आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या समानताएं और क्या असमानताएं होती है वो देखी, और साधारण ब्याज में किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, यानी मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, समय, दर और समय, इन सबको कैसे इस्तेमाल यूज़ किया जाता है सूत्र के अंदर, और सूत्र भी देखे हमने। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ आया होगा। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।